टोपेसिमेनिया। तो आज हम 29 मई का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले जो आज का कोटेशन है उसको आप देख लीजिए। इस कोटेशन का इस्तेमाल आप पॉलिटी के किसी भी ऐसे के टॉपिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी मान लीजिए मेंस का जो पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, अगर उससे आपका इससे जुड़ा हुआ होता है डेमोक्रेसी से, सोशलिज्म से, आप वहाँ पे इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोटेशन आपका जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा लिखा गया था। इनका कहना है कि डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म आर मीन्स टू एन एंड नॉट द एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो प्रजातंत्र है और जो समाजवाद है वो एक माध्यम है एक लक्ष्य को पाने का। एक लक्ष्य खुद में ऐसा नहीं है। तो हमारा लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? तो लक्ष्य क्या है? किसी भी कंट्री को का लक्ष्य क्या होता है? जो उनके सिटीजन्स हैं उनको वेलफेयर प्रोवाइड की जाए, उनको वो प्रॉपरली मतलब अच्छे से रह सकें, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो हर क्षेत्र में, एक हैप्पीनेस और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। ये जो है किसी भी कंट्री का जो है लक्ष्य होता है। तो जो ये डेमोक्रेसी होता है और सोशलिज्म, ये उसी के माध्यम से उसको अचीव किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा आज का कोटेशन फ्रेंड्स। तो आइए जो कल के क्वेश्चंस हैं पहले उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले कल क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकस्ट लोकस्ट जो है क्या है? तो हमने कल भी देखा था क्या है लोकस। ये फ्रेंड्स एक टिड्डा तरीके का इंसेक्ट होता है, थोड़ा उससे बड़ा होता है, जो कि हमारे इंडिया, जो हमारा गुजरात और राजस्थान एरिया है वहाँ पे ये इसका अटैक हुआ है। और ये जो हमारा मेनली प्लांट्स वगैरह होते हैं और जो अगर बात करें मोर प्रिसाइसली, जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तो इससे जो हमारा बी ऑप्शन है, इट इज़ अ ग्रास होपर लाइक इंसेक्ट, तो इससे ये जो है सही हो गया। बाकी जो आपके ऑप्शन है वो गलत हो गया फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि एल नीनो क्या होता है फ्रेंड्स? तो एल नीनो हमने कल भी डिस्कस किया था। जो हमारा क्या कहते हैं इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन होता है, ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और ये कह सकते हैं कि एक क्लाइमेट साइकिल टाइप का होता है। इसको हम अभी कभी किसी भी टॉपिक से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। तो ये उसके कारण ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है ये सही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इट ब्रिंग्स ड्रॉट इन द इंडिया, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि इसको आने से इंडिया में जो बारिश होती है वो थोड़ा कम होती है। उसको हम कभी आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा पहला दूसरा कथन। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों जो आपका इस स्टेटमेंट वो करेक्ट है। तो आपका जो डी ऑप्शन है नाइदर वन नाइदर टू, मतलब कि दोनों आपके जो है इनकरेक्ट नहीं है। तो ये हुए हमारे कल के क्वेश्चन। तो आइए जो आज का हिंदू एडिटोरियल है उसको फ्रेंड डिस्कस करते हैं। तो आज हम मुख्यतः 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला आर्टिकल क्या है कि आपका एक्सपोर्ट ब्लॉक्स, ये किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है? ये अभी जो है इंडिया अभी जो है हाल ही में एक ऑफिशियल डेटा रिलीज़ किया गया है। ट्रेड से जुड़ा हुआ डेटा है फ्रेंड्स। तो इसमें ये बताया गया है कि अप्रैल मंथ का जो ट्रेड है इंडिया में वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो मेनली जो हमारा एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है उसी को हम काउंट करते हैं फ्रेंड्स। तो जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो दोनों भी डिक्लाइन किया है। एक्सपोर्ट ज़्यादा डिक्लाइन किया है और इंपोर्ट जो थोड़ा सा कम डिक्लाइन किया है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट 60% तक जो है डिक्लाइन किया है, लेकिन इंपोर्ट जो थोड़ा उससे कम है अगर हम बात करते हैं परसेंटेज के टर्म में। तो अगर हम थोड़ा सा जानते हैं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसका जो कंपोजिशन है, मतलब उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, अगर हम उसको देखते हैं फ्रेंड्स, तो जो हमारे टॉप एक्सपोर्ट है इंडिया में वो हमारा पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जेम्स और ज्वेलरी हो गया, एग्रीकल्चर जो हमारे होते हैं प्रोडक्ट या फिर उससे जुड़े हुए होते हैं प्रोडक्ट वो हो गया, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल्स हो गया, रेडीमेड गारमेंट। तो ये सब मुख्य आपके टॉप एक्सपोर्ट होते हैं। इससे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। टॉप इंपोर्ट कौन कौन से हैं, क्या हम अपने इंडिया में आयात करते हैं? तो मेनली जो क्रूड ऑयल है वो सबसे ज़्यादा करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। उसी को फिर रिफाइन करके हम जो हमने बात किया पेट्रोलियम और पेट्रोल प्रोडक्ट जो है करते हैं। और गोल्ड और सिल्वर भी हम लोग काफ़ी इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। कैपिटल गुड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, और और केमिकल्स वगैरह हम लोग क्या बोलते हैं इंडिया में काफ़ी इंपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी देखिए इम्प्रूवमेंट कुछ जैसा अगर हम बात करते हैं कुछ एक आध दो जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मतलब कि देखने को मिला है, मतलब कि कुछ उसमें ग्रोथ देखने को मिला है, बाकी में और नहीं मिला। तो जो हमारे अगर हम बात करते हैं जो टॉप 30 एक्सपोर्ट गुड्स हैं हमारे इंडिया में जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया, तो जो इसमें दो मुख्य हैं, आयरन हो गया और फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इन दोनों में वृद्धि देखने को मिली। क्योंकि जानते फार्मास्यूटिकल अभी समय जो पैंडेमिक आया है तो उसमें फार्मास्यूटिकल जो मीन्स आपका इंडस्ट्री है उसमें तो एक अपसर्ज देखने को मिला है। तो इससे इम्पैक्ट क्या हुआ है और मतलब क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है मेनली,
तो देखिए जो मेनली जो हमने बात की, जो हमारा टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है वो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो वो जो है काफ़ी घटा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लोबल प्राइजेस भी काफ़ी घटा है, तो उससे उसका कम होना जो है उसका मतलब कि कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो बास्केट है उसमें कम उसकी उसमें कमी आना वो तो लाजमी ही था फ्रेंड्स। तो देखिए इसका उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्या थोड़ा सा इम्प्रूव और क्या क्या बोलते हैं इम्प्रूव नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो जो आपका मेनली टेक्सटाइल है, जिसमें हम जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है टेक्सटाइल सेक्टर, और जो मेनली गारमेंट सेक्टर है, मेनली टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर, उसमें जो है काफ़ी मतलब घटोतरी देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं जनवरी से मार्च के मध्य, अगर 2020 में जनवरी से मार्च के मध्य अगर हम करते हैं बात, तो उसमें 16% देखने को मिला था, घट मतलब कि एक डिक्रीज देखने को मिला था। लेकिन अभी अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो वो काफ़ी घट के 91%, मतलब देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये इसका घटा है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर हम बात करें और आगे, तो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेड को पूरा ओवरवॉच करता है, पूरे विश्व में चेक करता है, तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो ट्रेड फ्लो है पूरे विश्व में पूरे 2020 में जो है वो 13% से 32% जो है घटने की संभावनाएं हैं, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसा क्यों हुआ है ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जो एक ट्रेड है वो कोलैप्स हुआ है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान और एक पूरे विश्व में जो है हर कंट्री अपने कंट्री में लॉकडाउन लगाई हुई है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा रहा है। तो इससे जो एक डिमांड है और एक इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी कम देखने को मिला है। और जो एक ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका भी डिसरप्शन, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, जैसा फ्लाइट्स वगैरह, फिर शिपिंग रूट्स, उसमें भी काफ़ी एक इम्पास देखने को मिला है। तो इन सब कारणों से जो एक कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें घटोतरी देखने को मिली है। तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए अनाउंस किया है? जो अभी सरकार ने एक स्टिमुलस पैकेज लाया था उसमें एक्सपोर्ट सेक्टर को क्या सरकार ने कुछ जो है अनाउंस किया है? तो जी हाँ, देखिए अगर हम बात करें गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से, तो डायरेक्टली तो एक्सपोर्ट जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर है उनको तो कुछ नहीं दिया है। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं जो MSME सेक्टर है, MSME सेक्टर को सरकार ने हमने देखा था कि जो 3 लाख करोड़ रुपए का एक क्रेडिट लाइन जो है प्रोवाइड की थी, तो वो किया हुआ है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने कुछ जो है नियम ऑफ कुछ है उसमें रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और अगर बात करें गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन जो RBI ने 22 मई को कुछ मीज़र जो है लाए थे एक्सपोर्ट जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। तो इंपोर्ट के लिए सरकार ने एक लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, जो हमारा एग्जिम बैंक है, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जो हमारा 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो वो उसी को एक लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, ताकि जो इम्पोर्टिंग हैं इम्पोर्टर्स, उससे वो ताकि उनको जो लॉस हुआ है उससे वो उसको फुलफिल कर सकें। और एक 6 महीने का एक्सटेंशन दिया हुआ है, ताकि जो एक आउटवर्ड रेमिटेंस होता है उसको वो कर सकें। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, आपका रेमिटेंस क्या होता है? जो भी पैसे जो है जो यहाँ जो बाहर के रेजिडेंट्स इंडिया में रहते हैं वो जो बाहर पैसे भेज सकें। और मेनली उन ये हमारे क्या बोलते हैं उसको एक कह सकते हैं कि उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया हुआ है RBI ने। एक्सपोर्टर को के लिए क्या किया है RBI ने? एक्सपोर्टर के लिए एक क्रेडिट परमिसिबल लिमिट जो है प्रोवाइड की है, जो पहले 12 महीने थी उसको बढ़ा के 15 महीने कर दिया गया है। तो अब 31 मई तक वो 31 जुलाई 2020 तक एक्सपोर्टिंग सेक्टर जो है एक क्रेडिट फैसिलिटी को अपना ये अवेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो एक अब हम बात करते हैं कि ये पैंडेमिक के दौरान या इसके बाद एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है ट्रेड सेक्टर में। वो हम देख लेते हैं क्या क्या है फ्रेंड्स। तो एक देखिए जो हर कंट्री एक बैरियर लगा रही है अपने अपने कंट्रीज़ में, मतलब कि अपने कंट्रीज से बाहर चीज़ें ना जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह, फूड वगैरह, तो इन सब के लिए जो कंट्रीज़ हैं वो एक बैरियर लगा रही है, क्योंकि जो पैंडेमिक है उससे काफ़ी सप्लाई डिसरप्शन देखने को मिला है। तो हर कंट्री में जो कमियां हैं वो देखने को मिली है हर हर क्षेत्रों को लेके। तो इससे हर कंट्री अपने यहाँ कर रही है। और इंडिया भी देखिए ये जो है अगर हम बात करते हैं दूसरी जो एक टेंडेंसी है, तो एक इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो है देखने को मिली है। जैसे इंडिया देखिए जो एक आत्मनिर्भर की बात कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी का ही वो है। तीसरा क्या हुआ है फ्रेंड? तीसरा अगर हम बात करें तो देखिए जैसे हम जानते हैं कि जो चाइना कंट्री है वहाँ पे हर कंट्री अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन अभी पैंडेमिक के दौरान या उसके बाद देखिए उनका जो एक कह सकते हैं कि जो उनका इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ रुख कर सकते हैं। वो अगर क्या बोलते हैं कि एक इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट हब या इन्वेस्टमेंट बन सकता है।
और ये तो ये एक नया बन रहा है। लेकिन देखिए एक ध्यान देने की बात है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो फिर ये देखने को मिला और भविष्य में अंत में ये कह रहे हैं कि जैसा कि हर कंट्रीज अपने अपने कंट्री में स्टिमुलस पैकेज ला रही हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि नया जो एक ट्रेड का ट्रेंड है पूरे विश्व में जो नया बन रहा है तो वो किस तरह होगा फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल, पहला आर्टिकल फ्रेंड्स। दूसरा आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स? दूसरा आर्टिकल ब्रूइंग स्टॉर्म, ये किस जुड़ा हुआ आर्टिकल है? ये अभी एक हाल ही में अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट जाने फ्रेंड, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में ट्विटर ने जो है डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा कुछ कमेंट किया गया था, कुछ ट्वीट किया गया था, तो उसको ट्विटर ने फ्लैग किया था। फ्लैगिंग से क्या होता है, फिर उसको मतलब उसमें शो करते हैं, उसमें क्लैरिफिकेशन देते हैं ट्विटर, उसमें देते हैं कि मतलब मान लीजिए कोई भी ऐसा कोई फेक न्यूज़ या फिर ऐसा कुछ फैलाता है तो उसमें प्रॉपर क्लैरिफिकेशन अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ट्वीट किया था उसमें और मेनली उन्होंने जो है कहा था कि जो ये वेब बेस्ड इलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी काफ़ी कमियां भी हैं। तो ये उन्होंने मेनली ट्वीट किया था। तो इससे फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको या तो स्ट्रांगली रेगुलेट किया जाएगा या तो बंद कर दिया जाएगा, ये ऐसा उन्होंने धमकी दिया था। ये कोई नई बात नहीं, उन्होंने पहले भी काफ़ी ऐसे धमकियां जो है दी हैं। तो अभी क्या इशू अगर हम बात करते हैं तो इसमें काफ़ी इशू दिए गए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो अगर हम बात करें इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए क्या इशू हैं तो वो देख लेते हैं। कि देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि सोशल मीडिया जो होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी इशू देखने को मिले। पहला इशू क्या है कि देखिए जैसा हमारे इंडिया में देखिए हुआ था कि चाइल्ड लिफ्टिंग केसेस हुए थे, तो जिसमें ऐसा व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ऐसा मैसेज एक सर्कुलेट हो रहा था कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को जो है किडनैप कर रहे हैं, मतलब उनको उठा लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि कोई बाहर का आदमी अगर मान लीजिए उस स्टेट में आता है, ऐसा उनको लोग देखते हैं तो उनको पीट पीट कर मार देते हैं। तो कह सकते हैं कि एक मॉब लिंचिंग का केसेस और एक काफ़ी मात्रा में लोग मारे गए हैं। और इलेक्शन में भी इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रोल जो है देखने को मिला है फ्रेंड्स। दूसरा अगर हम बात करें क्या इशू है, तो दूसरा फ्रेंड्स जैसा कोई भी हमने बात किया कि फॉल्स मैसेजेस वगैरह बढ़ाने के लिए और ऐसा कोई फेक न्यूज़ भी जो है अगर फैलती है, जैसा अगर हम बात कोई भी फेक न्यूज़ होती है तो देखिए सोशल मीडिया में आजकल इतने ज़्यादा यूज़र हो गए हैं तो उनके माध्यम से आसानी से पूरे विश्व में फैलाई जा सकती है फ्रेंड्स। और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी हैं। और देखिए ऐसा नहीं है, उसके बाद हर कंट्री ने इस पे काफ़ी जो है प्रोटेस्ट भी किया कि आप देखिए उसमें कुछ ऐसे मीज़र लाएं, लेकिन कुछ मीज़र सरकार मतलब जो हमारी टेक कंपनीज़ हैं वो लाई भी हैं, मतलब उन्होंने कुछ मीज़र लाए हैं। लेकिन देखिए फिर उसको जैसा अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा, फिर उसको ट्विटर ने ऐसा फ्लैग किया, तो ये भी इशू देखने को मिला है कि मान लीजिए कोई प्रोमिनेंट पर्सन ऐसा कुछ कहता है, कोई ऐसा फॉल्स न्यूज़ फैलाता है तो उसको फ्लैग करना या फिर उसको ऐसा कुछ ऐसा मीज़र ला के बंद करना, तो इससे भी देखिए वो एक कह सकते हैं कि जो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी खतरा रहता है फ्रेंड, क्योंकि ऐसा उनको करने पे उनको धमकियां, जैसे देखिए अभी ये धमकी दिए हैं ट्रम्प जी, उन्होंने कहा है, तो फिर इससे भी ये इशू देखने को मिला है फ्रेंड्स। तीसरा क्या इशू है? तीसरा इशू ये है कि देखिए जो हमारी बिग टेक कंपनी, जो हमारी सोशल मीडिया कंपनी है और जो अलग कंपनीज हैं, जैसे बात करते हैं गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, तो इन सब को लेके काफ़ी प्रिवेसी के इशू हो गए, डेटा का मिसयूज़ का इशू हो गया, पॉलिटिकल बायस, मतलब कि किसी न किसी पार्टी से ये जो है प्रभावित होते हैं या फिर किसी कहते हैं आइडियोलॉजी से होते प्रभावित, मोनोपोली बिहेवियर, एक इनके अंदर क्या बोलते हैं एकाधिकार की जो है ट्रेंड देखने को मिलता है, टैक्स अवॉइडेंस की भी इशू देखने को मिला है इनके यहाँ, और नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू देखने को काफ़ी इनके ऑपरेशन से जो है देखने को मिला है। चौथा क्या इशू है? चौथा तो अगर हम बात करते हैं यूएसए के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ पे दो पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक हो गए और हो गया रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक कहना है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये थोड़ा सा एंटी कंजर्वेटिव होते हैं फ्रेंड्स, और जो क्या कहते हैं जो रिपब्लिक है उनका कहना क्या, उनका कहना ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो जो एनिमी नेशन होते हैं उनके द्वारा ईजिली मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, और एक ट्रेड और लेबर कह सकते हैं कि उनको अनफेयर ट्रेड और लेबर प्रैक्टिसेस का भी जो है एज अ इशू देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की फ्रेंड, क्या एग्जांपल है कि क्या ऐसा कोई कभी इशू देखने को मिला है, तो देखिए फेसबुक ने जो है एक कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी लिब्रा,
तो उससे वो भी उससे काफ़ी थोड़ा सा उसमें कुछ प्राइवेसी का कंसर्न देखने को मिला था। तो उसको इंडिया में ही जो है उसको बंद कर दिया गया था, उसको जो है लॉन्च नहीं करने दिया गया था। और दूसरा इशू क्या था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका कंट्रोवर्सी हुई थी 2018 में। उसमें ये देखने को मिला था फ्रेंड्स कि कुछ मतलब कि बहुत वो मेरी जो आपका कैम्ब्रिज एनालिटिका है, ये कंपनी है, ब्रिटिश ओन्ड कंपनी है, ये मेनली जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें जो ये क्या करती है, ये जो डेटा का डेटा माइनिंग करती है और डेटा को जो है यूज़ करके अलग अलग माध्यम से उसको प्रयोग करती है। तो फेसबुक ने जो है इसके माध्यम से इसका इस्तेमाल किया था, तो इससे जो लोगों की प्राइवेसी है वो ब्रीच हुई थी। तो ये इशू देखने को मिला था फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा कुछ ये वाला दूसरा आर्टिकल, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स? तीसरा आर्टिकल जो है चाइना और इंडिया के जो अभी मध्य एक जो बॉर्डर इशू जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखने को मिला है, उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल फ्रेंड्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? इसमें कह रहे हैं कि जो है जैसा कि जानते हैं क्या क्या इशू है वहाँ पे। इशू ये है कि इंडिया ने कुछ रोड कंस्ट्रक्शन करने का वहाँ पे किया था, जो कि दौलत बेग ओल्डी आपका जो गलवान वैली है वहाँ पे उन्होंने शुरू किया था। तो जिससे जो चाइना है उस पर वो अपोज किया, उन्होंने कहा कि आप चाइना के क्षेत्र में जो है ये रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो चाइना का आपका क्या है, चाइना का स्टैंड क्या है कि इंडिया यूनिलैटरली मतलब अकेले ही जो एक स्टेटस को मेंटेन किया गया है एलएसीयू के क्षेत्र में, उसको जो है चेंज करने का प्रयास कर रहा है। तो क्या चाइना का जो क्लेम है ये ट्रू है? तो जी बिल्कुल नहीं, ये ट्रू है, क्योंकि 15 साल से जो आपका ये डिब्रूगढ़ और डीबीओ रोड है, लाइन है, ये 15 साल से वहाँ बन रही है और कभी भी ऐसा कोई भी जो इशू देखने को नहीं मिला है। और दोनों कमांडर, दोनों कंट्री के कमांडर जो है आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कोई भी अगर हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है उसको लेके। और चाइना ने कभी ऐसा ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है। तो क्या चाइना के क्या इसमें क्या मंसूबे हैं, क्यों ऐसा चाइना कर रहा है फ्रेंड्स? तो चाइना मेनली जो है इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। और आप मतलब मेनली जो है क्या कहते हैं जो इमेज जो इंडिया उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पहले भी जो है चाइना ने किया, अभी हम आगे देखेंगे क्या टाइमलाइन है उनका, किस तरह जो है क्या क्या कैसे उन्होंने किया हुआ है। और और ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया ऐसा कोई जो है उसको जो है फ्लॉट किया हुआ है। तो अगर हम एक टाइमलाइन की बात करें कि चाइना ने कब बॉर्डर इशू पे लेके जो है चाइना आई मीन इंडिया पे और जो चाइना उनके मध्य देखने को मिला है, तो 1950 के दौरान जो है से अगर हम बात करते हैं तो ये जो चाइना है वो हमेशा वेस्टर्न साइड, देखिए अगर हम मैप की बात करते हैं, मैप अगर आप देखे होंगे चाइना और इंडिया का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न आपका है वो जो वेस्टर्न साइड है वो इंडिया है और ईस्टर्न साइड आपका चाइना है। तो वो हमेशा वेस्टर्न साइड मूव करने की जो है क्या बोलते हैं बात करता है। तो 1962 में जो वॉर हुआ था इंडिया चाइना के मध्य, तो वो इसी को लेके हुआ था। फिर 2002 में क्या हुआ था फ्रेंड? 2002 में एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग हुई थी, उसके बाद दोनों के मध्य जो मैप्स थे वो जो है एक्सचेंज हुए थे फ्रेंड्स। फिर उसके बाद चाइना ने जो है कहा था कि जो ये आपका जो ये आपका मीन्स वेस्टर्न सेक्टर है उसमें उन्होंने क्लेम करने का वो किया था। और वही इशू था जो आपका 1962 का जो है वॉर का बेसिस बना था फ्रेंड्स, बैटल सॉरी। और 2007 में क्या हुआ फ्रेंड? 2007 में फिर जो लद्दाख का सेक्टर है, मैंने जो आपका सिक्किम का सेक्टर है, उसमें उन्होंने अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका डेप्सैंग एरिया है, जो लद्दाख और सिक्किम का एरिया है, उन्होंने वहाँ पे कुछ चेंज करने का जो है वहाँ पे जो उनका मीन्स प्लेसेस था वहाँ पे चेंज करने का प्रयास किया था। फिर 2017 में डोकलाम का इशू हुआ था, जहाँ पे चाइना जो है मीन्स अकेले यूनिलैटरली ही जो वहाँ पे स्टेटस था, बाउंड्री था, उसको चेंज करने का प्रयास किया था फ्रेंड्स। फिर 2000 अगर हम बात करते हैं 2007 में जो है जो एक कह सकते हैं कि एलएसी के अराउंड जो है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को जो है मिला है। लेकिन उसके बाद और हम देखिए और जो हमारे और देखिए हमने पहले ही बात किया था, जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है वो आपका वेस्टर्न हो गया, मिडिल हो गया और आपका ईस्टर्न सेक्टर है। तो तीनों क्षेत्र में जो ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन है वो काफ़ी देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमेशा चाइना और इंडिया के बाद वही हुआ, तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुए हैं। यही 2007 के अराउंड 2000 उसके अराउंड और 1993 से 2007 के अराउंड जो है काफ़ी कुछ देखने को मिला। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि मिलिट्री के क्षेत्र में, तो बायलैटरल मिलिट्री रिलेशन भी देखने को अभी काफ़ी इंप्रूव हुए हैं और एक डिफेंस डायलॉग भी हुआ है काफ़ी। अगर हम बात करते हैं पूरे साल भर में जॉइंट ट्रेनिंग भी होती है, पेट्रोलिंग भी होती है एक दूसरे को लेकर, मतलब कि चीज़ों को, और एक कमांडर लेवल पे जो है टॉक्स भी जो है होती है।
और अगर हम बात करते हैं 1993 में, तो 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि आपका LAC पे जो आपका है ट्रूप्स हैं उनको जो है थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि ऐसा कोई इशू आगे देखने को ना मिले। और ये म्यूचुअली जो है किया गया था और इसको काफ़ी अप्रेस किया गया था फ्रेंड्स। लेकिन देखिए, और इसके बाद अंत में एक इशू बता रहे हैं कि क्या इशू जो है मेनली है। तो देखिए, इशू जो है मेनली जो आपका हॉटलाइन क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब है डायरेक्टली जब बात करती है, तो हॉटलाइन का पर्पज़ क्या था फ्रेंड। हॉटलाइन का पर्पज़ ये था, जब भी कोई ऐसा वायलेशन होता है तो जो एक लोकल कमांडर्स होते हैं वहाँ पे उस बॉर्डर पे, उनके मध्य जो है हॉटलाइन के से बात होगी, मीटिंग होगी और इशू को प्रॉपरली सॉल्व किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई फ्रेंड, प्रॉब्लम ये हुई कि चाइना हमेशा, जब भी चाइना के द्वारा ऐसा कोई ट्रांसग्रेशन, मतलब जब भी कोई ऐसा रूल, बॉर्डर का जो है रूल जो है या फिर इशू है उसमें वो ट्रांसग्रेस करता है, तब जो है चाइना जो है कभी भी हॉटलाइन की जो है, जो अगर इंडिया यहाँ से फ़ोन करता है या फिर उसको करने कॉन्टेक्ट कोशिश करता है, तो चाइना कभी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो ये इशू काफ़ी देखने को मिला है फ्रेंड्स। तो देखिए, तो ये जो इशू अभी है, अगर बात करते हैं कंक्लूजन की, करते हैं बात इस पूरे आर्टिकल की, तो इनका कहना है कि क्या चाइना जो अभी इशू है इस क्राइसिस को वो सॉल्व करेगा, कि या उसको और एस्केलेट कर सकता है भविष्य में। तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी इंडिया में जो है एक जो इंडिया और चाइना के मध्य जो है, जो जी जिनपिंग के द्वारा ही और जो मिस हमारे मोदी जी हैं उनके द्वारा ही जो है एक इन्फॉर्मल समिट हुई थी। पहले हुई थी 2018 में हुआ था, जब वुहान में हुआ था, और जो फिर अभी हाल ही में 2019 में हुआ था मामल्लापुरम में। तो इन दोनों समिट से एक जो कह सकते हैं कि एक टाइज है वो, और एक इनफॉर्मली जो है काफ़ी अच्छे जुड़े हुए हैं। तो जो जी जिनपिंग है वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, और उन्होंने काफ़ी पर्सनली भी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि देखिए, कभी भी चाइना को ये पता है कि अगर चाइना कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करता है तो इंडिया का जो रुख है वो यूएसए की तरफ बदल सकता है, और जो एक बैलेंस ऑफ पावर है इस क्षेत्र में वो फिर क्या बोलते हैं, जो जो बीजिंग बनाना चाह रहा है वो फिर बन नहीं पाएगा। तो ये हुआ, ये पूरा आर्टिकल में इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल हमने पहले डिस्कस किया था, इंडिया नेपाल का इशू है फ्रेंड्स। तो एक शॉर्ट में हम जान लेते हैं और थोड़ा सा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, तो कॉन्टेक्स्ट फ्रेंड्स यही है मेनली कि जो काला पानी एरिया है इंडिया और नेपाल के मध्य जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इशू देखने को मिला है फ्रेंड्स। तो एक टाइमलाइन की अगर हम बात करें, तो टाइमलाइन की बात ये करें तो देखिए, जो 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो नेपाल के महाराजा थे उस समय उनके मध्य जो है ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई थी, क्योंकि वो जो है युद्ध हार गए थे उनके मध्य। उसके बाद जो काली रिवर था उसको बाउंड्री बना दिया गया था कि इसके जो आपका ईस्ट होगा वहाँ पे नेपाल का क्षेत्र होगा, और जो वेस्ट होगा उधर आपका पूरा इंडिया, मेनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका क्षेत्र होगा। तो ये मेनली हुआ था। तो अभी जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो ये मेनली जो आपका काली रिवर है इसी के ओरिजिन से अराइज हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो आपका ये जो एरिया है, काला पानी एरिया है, यहाँ पे जो है काफ़ी डिफरेंट स्ट्रीम, काफ़ी मतलब अलग अलग ट्रिब्यूटरी जो है, अलग अलग जो नदियाँ हैं वहाँ आके मिलती हैं फ्रेंड्स। जैसा कि अगर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो और हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया से, जो हमारा जो लिम्पिया धुरा एरिया है वहाँ से भी काफ़ी स्ट्रीम्स आके मिलती हैं। तो अर्ली जो ब्रिटिश, अगर हम बात करते हैं, जो ब्रिटिश का सर्वे मैप था उसके उनके अंतर्गत जो है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट स्ट्रीम था, कुती यांगती, जो लिम्पिया दुरिया से होती थी, वहाँ से उसको नेपाल का जो ओरिजिन था, नेपाल की जो बाउंड्री थी वहाँ से उसको ऐसा एज नापते थे फ्रेंड्स। तो उसके बाद 1857 में क्या हुआ था, ये इसको चेंज करके जो एक लिपू गाद एरिया था वहाँ कर दिया गया था। फिर 1897 में इसको चेंज करके पंखा गाद करके एरिया है वहाँ से उनका ओरिजिन जो है करते थे। फिर 1947 में जो आपका जो आपका काला पानी एरिया है वहाँ से उनका ओरिजिन बॉर्डर का ये जो है दोनों के मध्य जो है आपसी समझौते से किया गया था फ्रेंड्स। उसके बाद 1953 में क्या हुआ था, इंडिया चाइना के मध्य जो है लिपू लेक पास का जो है इशू था। तो उसमें जो है जो पिलग्रिम से और जो बॉर्डर ट्रेड था उसको आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन 1962 जब युद्ध हुआ था उसके बाद जो लिपू लेक एरिया था और उसमें फिर आपका काफ़ी जो है एक इम्पास देखने मिला था। उसके बाद 1981 में पिलग्रिम में जो हमारे शरणार्थी होते हैं, जो हमारे मिलती जो आपके क्या होते हैं दर्शनार्थी होते हैं, वो वहाँ से एक लिपू लेक एरिया वहाँ से ओपन हुआ था। 1991 में फिर जो ट्रेड था इंडिया चाइना के मध्य, फिर वो धीरे धीरे ओपन हुआ था। काफ़ी उसमें इशू देखने को मिले थे फ्रेंड। 1961 में क्या हुआ फ्रेंड, कि जो किंग महेंद्र थे
नेपाल के, उन्होंने जो है बीजिंग में विजिट किया और चाइना और नेपाल के बाउंड्री के मध्य जो है उन्होंने साइन किया है। मतलब फिर उन्होंने जो उनके मेनली जो आपके उनके बॉर्डर इशू थे उसको सॉल्व किया था। फिर 1966 में, सॉरी 1996 में क्या हुआ था, जो ये काली रिवर है, जो आपका मेनली जो आपका क्या कहते हैं काला पानी एरिया है, यहीं से इशू मेनली जो है शुरू हुआ था। तो जो उनके इंडिया और उसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी, महाकाली रिवर, रिवर वहाँ पे जो आपका काली रिवर है उसको महाकाली रिवर भी कहते हैं, जो नीचे आके शारदा रिवर जो है बनती है इंडिया में, जो गंगा से आके मिलती है फ्रेंड। तो जो आपका ट्रीटी ऑफ महाकाली साइन हुआ था, जो आपका पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है आपका इंडिया और नेपाल के मध्य, तो ये जो है हुआ था फ्रेंड्स। तो मेनली जो ओरिजिन है काली रिवर का, यहीं से इशू आपका हुआ था फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या हुआ था, 1981 में जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी बनाई गई थी, और फिर वो उन्होंने कहा था कि जो आपका बाउंड्री पिलर है इंडिया और नेपाल के मध्य, उसको जो है सॉल्व करें। तो उन्होंने रिकमेंड करते हुए 98% जो बाउंड्री थी उसको क्लैरिफाई कर दिया था, लेकिन जो दो एरिया था मेनली, जब काला पानी एरिया था और जो सुस्ता एरिया था जो आपका तराई एरिया में है, उसको जो है उन्होंने सॉल्व नहीं कर पाए थे, और 2008 में जो ये कमेटी थी ये जो है डिसॉल्व, मतलब ये खत्म हो गई थी। तो अभी क्या हुआ, नवंबर 2019 में क्या हुआ फ्रेंड, नवंबर 2019 में इंडिया ने द सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मैप जारी किया। उसमें जो है जो उन्होंने कहा कि जो है आपका जो काला पानी एरिया है वो उसको इंडिया में शो किया उन्होंने, फिर ताकि जो फिर नेपाल ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद 8 नवंबर को उन्होंने जो दूसरा एडिशन जारी किया, लेकिन उन्होंने जो काला पानी एरिया था उसको तो जो है उन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन जो काली रिवर थी उसको मैप से डिलीट कर दिया उन्होंने। फिर अप्रैल 2020 में क्या हुआ, अप्रैल 2020 में क्या हुआ, जो आपके नेपाल के पीएम हैं केपी ओली, उन्होंने उनकी जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो थोड़ा सा वीक हो गई। क्यों वीक हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि 2 साल तक जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनके ऊपर, मतलब उनके पार्टी के ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो परमिटेड नहीं है, ये ऐसा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिखा गया है। तो जो 2017 में जो है वो चुनाव जीते थे, तो जो फरवरी 2020 में ये जो है उनका जो 2 साल का पीरियड था वो खत्म हो गया। तो और देखिए फिर वहाँ के लोग भी जो है काफ़ी जो उनका पॉलिटिकल स्टाइल है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो उससे काफ़ी जो है थोड़ा सा नाखुश थे। और अभी जब कोरोना वायरस का अटैक हुआ तो उसको टैकल करने में भी उनकी जो गवर्नमेंट है केपी ओली की, वो थोड़ा सा नाकाम साबित हुई थी। तो एक मतलब कह सकते हैं कि एक डिसएंचेंटमेंट जो है देखने को जो है मिला था। तो उसके बाद क्या हुआ, 8 मई 2020 को जब जो हमारे क्या बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रोड जो है रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो 80 किलोमीटर का एक उसका इनॉग्रेशन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो केपी ओली थे, जो उनकी जो एक कह सकते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल वो था सिचुएशन था, थोड़ा सा डामाडोल हो गया था, तो उनको एक लाइफलाइन मिल गई। फिर उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट किया। फिर 15 मई को 2020 को जो हमारे आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज नरवणे, उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि जो ये नेपाल है वो जो आपका बॉर्डर इशू है इसको रेस कर रहा है चाइना। मेनली इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना को कहते हुए कहा कि उनके उनके माध्यम से, उनके हेल्प से ये ऐसा कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनसेंसिटिव जो है उनका स्टेटमेंट था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो केपी ओली हैं, वो जब से 2017 से जब वो चुनाव जीते हैं, तभी से वो एक नेपाली नेशनलिज्म का कार्ड हमेशा वो प्ले किए हैं। और अगर हम उसके दूसरे पक्ष में बात करें तो एंटी इंडिया का एक कह सकते हैं कि उनके अंदर एटीट्यूड रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, और फिर उन्होंने अंत में एक अभी पैंडेमिक के दौरान ये कहा था कि जो इंडिया का वायरस है वो ज़्यादा लीथल, ज़्यादा खतरनाक है बजाय चाइना के वायरस है। ये ऐसा उन्होंने जो है ऐसा स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था। उसके बाद 20 मई को जो है नेपाल ने एक नया मैप जारी किया, जिसमें उन्होंने जो है क्या काली रिवर को और जो आपका क्या बोलते हैं ये लिपू लेक एरिया है और जो काला पानी एरिया है उसको नेपाल के कंट्री में उन्होंने शो किया। फिर 20 मई को वो लाया, फिर 22 मई को उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका ये एरिया है उसको किया। तो देखिए उन्होंने ये अगर हम बात करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके वो लाया। तो देखिए ये काफ़ी इशू, अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसा कोई इशू अगर मीन्स भविष्य में ऐसा मान लीजिए दोनों के मध्य जो है ये समझौता होता भी है, तो उसको रिजॉल्व करना कठिन हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया है। क्योंकि देखिए अगर हम
एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के मध्य जो है काफ़ी बॉर्डर का इशू था वो 1971 से था। लेकिन जो 2015 में आके 100 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वो था, अमेंडमेंट था, उसको करने के बाद जो बॉर्डर का इशू सॉल्व, मतलब कितना पॉलिटिकल एक इम्पास, एक कितना इतने साल में जो है कभी वो सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद आगे सॉल्व हुआ। मतलब कह सकते हैं कि एक 30-35 साल लगे तब जाके वो बॉर्डर का इशू सॉल्व हो। तो अगर उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है तो ये आगे भविष्य में देखने वाली बात होगी कि अगर ये चीज़ें ठीक होती हैं फिर भी कितने दिन में जो ये इशू है वो सॉल्व होगा फ्रेंड। तो ये जो है आप देखने को मिला है। अगर हम बात करें इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप का, तो 2014 में जब मोदी जी जो है जीते थे, चुनाव जीते थे, तो उन्होंने जो है जो पहला अपना एक विदेशी यात्रा की थी तो वो नेपाल से शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने अपनाया है। उसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद एक कह सकते हैं कि एक उसके बाद जो है क्या हुआ 2015 में, 2014 में हुआ, 2015 में क्या हुआ कि इंडिया को ब्लेम किया गया, नेपाल ने जो है इंडिया को ब्लेम किया कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग में इंडिया का जो है काफ़ी वो इंटरवीन कर रहा है। और उसके बाद जब एक मधेसी का इशू उठा था, मधेसियों का इशू हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने कहा था जो नेपाल कंट्री था, उन्होंने कहा था कि जो है एक अनऑफिशियल ब्लॉकेड जो है इंडिया ने बॉर्डर पे लगा दिया है, जो ट्रेड है वो नहीं हो पा रहा है। तो एक कह सकते हैं कि एक रिजेंटमेंट जो है, कह सकते हैं कि नाखुश थे नेपाली के लोग वो है इंडिया से। उसके बाद क्या हुआ, उसके इम्प्लीकेशन क्या हुआ फिर, इम्प्लीकेशन ये हुआ कि जो केपी ओली थे उनको जो है एक कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हुए, एक जो एंटी इंडिया था और एक नेशनलिज्म का जो कार्ड प्ले कर रहे थे उसमें। उसके बाद देखिए, और नेपाल हमेशा चाइना का भी कार्ड प्ले किया है इंडिया को कंटेन, मतलब इंडिया को ऐसा वो करने के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया और नेपाल का क्या रिलेशन है फ्रेंड, तो इंडिया नेपाल का एक कल्चरल, लैंग्वेज और रिलीजन का जो है हमेशा से रहा है फ्रेंड्स। तो ये अगर देखिए इसको सॉल्व करना है तो ये जो एक कह सकते हैं कि जो इंडियन हमेशा जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि हमेशा जो इंडिया इग्नोर किया हुआ है, तो इससे ये देखने को फ्रेंड्स मिला है। तो देखिए भविष्य में जो एक इंडिया, अगर हमारे पास में 1950 में जो एक ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप साइन हुई थी, वो किस बेसिस पे हुई थी, वो फिर से उसको रिवाइव, उसको रीसेट करने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा आज का आर्टिकल फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो हमारे कल के क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए, सॉरी जो आज का क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। इसके आंसर हम कल जो है डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।